हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज हम अपना चौथा सेशन चालू करेंगे मैथ्स के लिए। और बीच में मेरी क्लासेस नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरे भांजे की तबीयत ख़राब थी और हॉस्पिटल में वो एडमिट था। अभी वो फाइनली ठीक हो गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गया। तो अब मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि वीडियो ही बनाया जाए आप सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन ये रहा कि फाइंड द सम अप टू 151 टर्म ऑफ द सीक्वेंस 243, 256, 269। अनुक्रम 243, 256, 269 के 151 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। ये एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि आपने देखा होगा कि 17 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में भी इससे क्वेश्चन था और 17 फरवरी की, और 17 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट में भी एपी से क्वेश्चन था। तो एपी के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए मैंने एपी के क्वेश्चन रखे हैं। तो क्या कहते हैं, शुरू करते हैं। इसमें 151 पदों तक का योग ज्ञात करना है और अनुक्रम 243, 256, 269। ठीक है, तो हम पहले तो ए बराबर हमको दे रखा है प्रथम पद यानी 243, टोटल पद दे रखे हैं एन बराबर 151 और डी बराबर इनका डिफरेंस। ठीक है, डी बराबर 13। तो 151 पदों का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। जितने भी पद हैं यानी 151/2, 2a 2 इंटू 243 प्लस n-1 यानी 151 में से 1 घटाएंगे 150 और कितना हो जाएगा 13। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ये आ जाएगा 151/2, 243 यानी 400 इंटू 2 करेंगे 486 और 150 गुणे 13 1950। दोनों को जोड़ेंगे 1950 प्लस 486 2436, 151 गुणे 2 2436। इसको हम 2 से काटेंगे 2436 को, ये आ जाएगा तुम्हारा 1218। ठीक, 151 गुणे 1218 हम करेंगे 183,918 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 183,918। यानी यूनिट डिजिट से भी हम कर सकते थे क्योंकि लास्ट का इकाई अंक हमारा 8 ही आता, 8 की गुणा 1 से करते 8 आता, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है एपी निकालने के लिए जितने भी टर्म दे रखे हों उसका योग निकालने के लिए एन टर्म का योग बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, 151 हमको दे रखा था पहला एन टर्म। ठीक है, 151 हमको दे रखे थे एन टर्म और उसके बाद पहला पद हमको 243 और डी बराबर डिफरेंस इनका 13 दे रखा है। तो फार्मूले में पुट कर देंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर इन सेंटीमीटर स्क्वायर हुज रेडियस इज 26 सेंटीमीटर एंड पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 26 सेमी और पाई बराबर 3.14 है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो होता है 3πr²। ठीक, तो हम 3 पाई की वैल्यू हम रखेंगे 3.14 और r² बराबर दे रखा है 26 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब आएगा 3 इंटू 3.14 इंटू 26 इंटू 26, ये आ जाएगा तुम्हारा 6,367.92।
यही आंसर हो जाएगा। फार्मूला में पुट करनी है वैल्यू को, इसमें भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3πr² होता है। 3 इंटू पाई की वैल्यू हमको दे रखी थी 3.14, वो पुट करेंगे, और त्रिज्या हमको दे रखी थी 26 सेंटीमीटर, 26 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 6367.92 आएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि बाई सेलिंग अ पेन ड्राइव फॉर RS1452 शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस ऑफ 12%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन ड्राइव फॉर द शॉपकीपर। एक पेन ड्राइव को 1452 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। दुकानदार के लिए पेन ड्राइव का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर कोई चीज़ हमने 100 में खरीदी, 12% की हानि पे बेची, तो कितने पे बेची? 88 पे बेची। इतना समझ गए। 88 की वैल्यू दे रखी है हमको 1452। ठीक, तो ये 1452 88 का कितना गुना है? 16.5 गुना। ठीक, इसका भी हम 16.5 गुना निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 1650 रुपये इसका CP निकल के आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ RS22,000 फॉर 2 years इज RS222। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 22,000 रुपये की राशि पर 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 200 रुपये है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है? ठीक, तो हमें पता है CI और SI का 2 वर्ष के ब्याज के अंतर के बीच में होता है, वो होता है फार्मूला PR² अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे और रेट हम यहाँ से निकाल लेंगे। हमको दे रखा है CI और SI यानी का अंतर 220, ये फॉर 2 ईयर के लिए है। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा 22,000। R² हमको निकालना है, ये आ जाएगा तुम्हारा 100 इंटू 100 22, ये आ जाएगा तुम्हारा कितनी बार जाएगा? 100 बार। ठीक, 100 से 100 कट जाएगा। R² बराबर तुम्हारा निकल के आ जाएगा 100। ठीक, R बराबर तुम्हारा निकल के आ जाएगा 10%, क्योंकि दोनों ओर वर्गमूल कर देंगे, रूट कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हेन द आर्टिकल सोल्ड एट द रेट ऑफ RS 18,122 अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 21% मोर देन दैट ऑफ द लॉस इनकर्ड। व्हेन द सेम आर्टिकल सोल्ड एट द रेट ऑफ RS 9,061 फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। जब वस्तु को 18,122 रुपये की दर से बेचा गया तो उसी वस्तु को 9,061 रुपये की दर से बेचने पर हुए नुकसान से 21% अधिक लाभ हुआ। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, हमें दे रखा है लॉस और प्रॉफिट। लॉस हम मान लेते हैं 100% है, इससे 21% ज़्यादा कितना है प्रॉफिट? 121। ठीक, इन दोनों का अंतर हमको कितना मिलेगा? इन दोनों का अंतर मिलेगा हमको 9,061। तो यहाँ से 221 की वैल्यू हमको आ जाएगी 9,061। तो 100% की वैल्यू हमको बतानी है, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 4100 का लॉस हो जाएगा। एक की वैल्यू 41 आ जाएगी। ठीक है, तो CP बराबर हमारा आ जाएगा कितना? 9,061 प्लस 4100 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? CP 13,161 रुपये। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, देखो हमको दे रखा था लॉस इन दोनों के जब वस्तु को 18,122 की दर से बेचा गया तो उसी वस्तु को 9,061 रुपये की दर से बेचने पर हुए नुकसान से 21% अधिक लाभ हुआ। लॉस हम मान लेते हैं 100% है, प्रॉफिट उससे 21% अधिक हुआ तो 121 हो जाएगा।
इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो दोनों एक माइनस में एक प्लस में, तो दोनों का डिफरेंस जुड़ जाएगा 221। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे 9061 आएगा। 221 की वैल्यू हमको 9061 दे रखी, एक की वैल्यू हमारी 41 आएगी, 100% की वैल्यू हमारी 4100 आ जाएगी। तो CP बराबर क्या हो जाएगा 100%, यानी लॉस निकालना। लॉस निकाल के हम क्या कहते हैं, जो जितना भी 9061 है हानि हो रही थी जिस पे 9061 पे 4100 जोड़ देंगे तो हमारा जितना भी CP था वो मिल जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि ए ट्रेन टेक्स 62 सेकेंड टू क्रॉस ए ब्रिज ऑफ लेंथ 121 मीटर इफ द सेम ट्रेन टेक एक A same train takes 51 seconds to cross a man standing on the bridge. Find the length of the train. एक ट्रेन 121 मीटर लंबे पुल को पार करने में 62 सेकंड का टाइम लेती है। यदि वह ट्रेन पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 51 सेकंड का समय लेते, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, एक ट्रेन 121 मीटर लंबे पुल को पार करने में 62 सेकेंड और वही ट्रेन पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 51 सेकेंड। देखो, व्यक्ति को केवल पार करने यानी खुद की लंबाई पार करने में कितना 51 सेकेंड, और जो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई को पार करने में 62 सेकेंड का टाइम ले रही। ठीक, जिनका स्पीड बराबर डिस्टेंस के आएगा, यानी आ जाएगा 62 और 51। ठीक, कितने का अंतर, कितना ज़्यादा टाइम ले रही है इससे, यानी 9 11 की वैल्यू हमको दे रखी है 121, एक की वैल्यू आ जाएगी 11। ठीक, हमको निकालनी क्या है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 51 गुणे 11, 51 गुणे 11 यानी 561। ठीक, ये ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। हमें स्पीड का रेशियो ना भी निकालते तो हमको पता है कि भाई 11 सेकेंड किसकी वजह से ज़्यादा, भाई ये लंबाई खुद की लंबाई के बराबर पार कर रही है और ये लंबाई प्लस पुल के, तो 11 सेकेंड ज़्यादा लग रहे हैं। तो 11 की वैल्यू हमको आ जाएगी 121 मीटर, क्योंकि 121 मीटर लंबे पुल को पार करे ज़्यादा टाइम लग रहा है। एक की वैल्यू आ जाएगी 11 और 51 की वैल्यू हमको पूछी थी 51 सेकेंड में समय का कितना लगेगा, यानी आ जाएगी तुम्हारी 561। बस यही आंसर हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 11, रेशियो 13, रेशियो 15 इफ द डिफरेंस बिटवीन थ्राइस द थर्ड नंबर एंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर इज 441। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। 3 संख्याएं 11:13:15 के अनुपात में हैं। यदि तीसरी संख्या के तुगने और पहली और दूसरी संख्या के योग का अंतर 441 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर। देखो, अनुपात दे रखा है, पहली 11, 13, 15, तीसरी संख्या के 3 गुने, इसका 3 गुना 45। ठीक, इन दोनों का योग 24, इन दोनों के योग के बराबर इन दोनों पहली तीसरी संख्या के तिगुने और इन दोनों के योग का अंतर दे रखा है 441, यानी 21 की वैल्यू हमको दे रखी है 441। अब बोला गया था सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 4 का, 1 की वैल्यू आ जाएगी 21, 4 का बताना है हमको 4 की वैल्यू, तो 21 चौके 84, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि ए ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन ए एंड प्रोसीडेड टुवर्ड्स स्टेशन बी एट द स्पीड ऑफ 208 किलोमीटर पर आवर, है ना। 45 minutes later, another train started from station B and proceeded towards station at 25 km per hour. If the distance between the two stations is 855 kilometers, at what distance from station A will the trains meet? एक ट्रेन स्टेशन A से चलती है और स्टेशन B की ओर 208 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 45 मिनट बाद एक अन्य
ट्रेन स्टेशन बी से शुरू हुई और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन ए की ओर बढ़ी। यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है तो स्टेशन ए कितनी दूरी पर ट्रेनें मिलेंगी। इतना समझ गए। तो 855 किलोमीटर है, 208 किलोमीटर भाई प्रति घंटे की गति से चलती है, 45 मिनट बाद एक अन्य ट्रेन, तो 208 किलोमीटर की गति से 45 मिनट में चली गई दूरी कितनी होगी? 45 भाई घंटे में चाल दे रखी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो टाइम दे रखा मिनट में, तो इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, ये आ जाएगा तुम्हारा कितना, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 60 से भाग कर देंगे ना तो ये आ जाएगा 52, और 52 इंटू 3 करेंगे यानी 156 किलोमीटर की दूरी इस ट्रेन चल चुकी है पहली वाली 208 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, S बराबर D, A और इन दोनों की चाल का रेशियो हमको दे रखा है, एक की है 208, एक की है 25, टोटल कितना आ गया 233। 233 की वैल्यू हमको दे रख 233 इंटू 3 करेंगे यानी आ जाएगा 699। ठीक, 855 में से हम अगर 156 घटा देते हैं कितना बचेगा, सॉरी देखो 233 आया, 856 में से हम अगर एक क्या कहते हैं 855 में से 156 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमको कितनी दूरी कवर की होगी, कवर करनी होगी। 156 चल ही चुका है, अब ए तो बी से बीच की दूरी, ए और बी के बीच में दूरी कितनी बच गई है, 699। ठीक, ये इसका 3 गुना है, 233 का 3 गुना 699। ठीक, तो 800, तो स्टेशन ए से कितनी दूरी पर ट्रेनें मिलेंगी, तो स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, 855 माइनस 25 गुणे 3 कर देंगे भाई, क्योंकि 699 का गुणा 3 है तो 25 का भी 3 गुना कर देंगे, यानी 855 माइनस 75 बराबर 780 किलोमीटर की दूरी पर वो मिलेंगे, कितनी दूरी पर ट्रेनें मिलेंगी एक दूसरे से, ए से मिलेंगी। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि इफ़ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 क्लासेज ऑफ 65, 70 एंड 75 स्टूडेंट आर 65, 70, 75 respectively, find the average marks of all the student approximately। यदि 3 कक्षाओं के औसत अंक 65, 70 और 75 विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 65, 70 और 75 है तो सभी विद्यार्थियों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। संख्या दे रखी है 65, 70, 75, 5 से काटेंगे आ जाएगा तुम्हारा 13, 14, 15, टोटल कितना हो गया 42 हो गया। एवरेज मान लेते हैं हम, एवरेज इस बीच वाली संख्या को मान लेते हैं, यानी एवरेज इसको मान लेते हैं, यानी 70 माइनस, ठीक, 65 से कितना ज़्यादा है, 70 से 65 कितना कम है, -5, ठीक, इंटू 13, ठीक, और 70 से 70 यानी ये 0 हो जाएगा, और 70 से 75 कितना ज़्यादा, 5, कितनी जगह 15 जगह, 15 गुणे 5 कितनी जगह डिवाइड करेंगे, 42 जगह। 70 माइनस सॉल्व करेंगे इसको पूरा के हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 70.238। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा है कि 2 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट regular intervals of 19 seconds and 44 seconds if they first beep together at 6 p.m.
एट व्हाट टाइम विल दे वीप टुगेदर फॉर द नेक्स्ट टाइम। दो अलार्म घड़ियों में 90 सेकेंड तथा 44 सेकेंड के नियमित अंतराल में अलार्म बजते हैं। यदि वे पहली बार 6 PM पर बजते हैं तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगे? तो 90 और 44 का हम लेंगे एलसीएम। 90 44 का एलसीएम, तो सबसे बड़ी संख्या है 90। 90 बनता है किससे? 18 गुणे 5 से, और 44 बनता है 11 गुणे 4 से। 90 और 44 में एक ही चीज़ कॉमन होगी, वो 2 होगी, तो 2 लिख लेते हैं और 11 की कमी है। तो 90 गुणे 2 180, 180 गुणे 11 यानी 1980 इनका एलसीएम हो जाएगा। ये 1980 को हम ये सेकंड में, इसको मिनट में बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे, आ जाएगा तुम्हारा 33 मिनट। ठीक, 6 बज में 33 मिनट हम जोड़ देंगे तो कितने टाइम बाद वो एक साथ बजेंगे? 6:33 पर वो दोनों एक साथ बजेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि RS 1066 इज डिवाइडेड अमॉन्ग 2 men, 6 women and 8 boys, so that and share of a man, a woman and a boy are in the ratio 3:2, then how much does a man get? 1066 को 2 पुरुषों, 6 महिलाओं और 8 लड़कों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के के हिस्से का अनुपात 3:2:1 है तो एक पुरुष को कितना धन मिलेगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और क्या कहते हैं 8 एकम 8, इन दोनों की गुणा कर लेंगे रेशियो में 6 1 की। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 8 एकम 8, 12 8 20 6 26। ठीक, 26 की वैल्यू हमको दे रखी है 1066। 26 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 1066 और 2 से भाग कर देंगे क्योंकि एक मैन का निकालना है। 2 पुरुष हैं तो 2 पुरुषों की एफिशिएंसी दे रखी है तो एक पुरुष का हम निकालेंगे। तो 2666 1066 भागे 26। देखो 3 दूनी 6, 6 का हिस्सा भी तो हमको बताना पड़ेगा क्योंकि टोटल की वैल्यू हमको दे रखी है 1066 26 की, तो 6 का हिस्सा निकालेंगे यहाँ से। तो 26 बार जाएगा 41 और 2 तियाँ 6, एक के हिस्से की बतानी 2 से भाग कर देंगे। 2 पुरुष थे तो एक की निकालनी है तो 41 × 3 करेंगे 123 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि अकबर लेफ्ट अ विल ऑफ RS 44,100 फॉर हिज 2 sons whose age are 14 and 15 years. They must get equal amounts when they are 17 years at 10% compound interest. Find the present share of the younger son. अकबर ने छोड़ी रुपए की वसीयत उनके 2 बेटों के लिए 44,100 जिनकी उम्र 14 और 15 साल है। जब वे 17 वर्ष के हों तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उन्हें समान राशि मिलनी चाहिए। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए रुपए में। तो हमको पता है अगर ए और बी मान लेते हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक ये 14 साल का है और एक ये 15 साल का है। 17 साल तक जाने में इसको +3 लगेंगे, इसको भी +2 लगेंगे 17 साल तक पहुंचने में। जो छोटा होगा उसको कम राशि मिलेगी, जो बड़ा होगा उसको ज़्यादा राशि मिलेगी। तो ये होता है निकालने के लिए फार्मूला कह दो या कुछ भी, ये होता है 100 + R / 100 हिस्सा निकालने के लिए, और T2 - T1। तो नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा V/A बराबर, ये आ जाएगा 11, 100 प्लस करेंगे क्या कहते हैं 110 हो जाएगा, और 110 और 100 यानी ये T2 - 3 - 2, तो ये बनेगा B/A बराबर 11/10। ठीक, 21 दोनों का जोड़ के 21 की वैल्यू हमको दे रखी थी 44,100। एक की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी 2100। हमको बी का हिस्सा बताना है, बी का हिस्सा छोटे वाले का, बी का हिस्सा यानी 10 की वैल्यू हमको दे रखी है
हो जाएगी 21,000। 21,000 है ना। ये रेशियो अपना थोड़ा उल्टा लिख गया है, इसको इरेज कर देते हैं। ये आ जाएगा, ये रेशियो बी अपॉन ए नहीं, ए अपॉन बी होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार। ये आएगा ए अपॉन बी और ये भी आ जाएगा ए अपॉन बी। ठीक, यही होगा। 10 की वैल्यू हमको बतानी, छोटे वाले का हिस्सा यानी 21,000 आ जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा है कि द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 10 सेंटीमीटर इफ द ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड इज हाफ ऑफ इट्स लेंथ and height of the cuboid is twice of its length, then what is the lateral surface area of the cuboid। एक घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर यदि घनाभ की चौड़ाई उसकी लंबाई की आधी और घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई की दोगुनी है तो घनाभ का पार्श्व सतह क्षेत्रफल। देखो एल बी एच, घनाभ की लंबाई कितनी दे रखी है 10, इसकी ब्रेथ कितनी दे रखी है इसकी आधी, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है दोगुनी यानी 20। तो हमको पता है पार्श्व क्षेत्रफल होता है घनाभ का 2L प्लस बी इंटू एच। तो 2 10 5 15 और एच दे रखा है 20। ठीक, 15 दूना 30 यानी 600 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये रहा कि द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन टू मिक्सचर्स ऑफ 46 लीटर्स एंड 50 लीटर्स इज 11:12 एंड 2:3 रिस्पेक्टिवली। बोथ द मिक्सचर्स आर मिक्स्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पिरिट एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर्स। 46 लीटर और 50 लीटर के दो मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात क्रमशः 11:12 और 2:3 है। दोनों मिश्रण को मिलाया जाता है, नए मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। स्पिरिट एंड वाटर ये दे रखे हैं 11:12 एंड 2:3, जोड़ेंगे इनको क्या आ जाएगा 5, ये आ जाएगा कितना 23। हमको रेशियो बराबर ही करने, ऊपर वाले में 46 करना है यानी ऊपर कर देंगे 2 की मल्टीप्लाई, नीचे को हमको करना है 50, इसके कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई। तो क्या होगा 46 और 50 लीटर में थे तो एस और डब्लू का नया रेशियो यानी आ जाएगा 11 दूना 22 प्लस 10 दूना 20। ठीक, और ये आ जाएगा 12 दूना 24 प्लस 10 तियाँ 30, 42 बटे कितना आ जाएगा 30 20 50 यानी 54। काटेंगे इसको कितना आ जाएगा 7:9, 7 छंगे 42, 6 से काटेंगे 6 सत्ते 42, 6 9 के 54, 7:9। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रहा कि ए मैन बॉट 30 मैंगोज फॉर ए रुपी, हाउ मैनी मैंगोज हैड ही सोल्ड फॉर ए रुपी सो दैट देयर इज अ लॉस ऑफ 40%। एक आदमी ने 1 रुपये में 30 आम खरीदे, उसने 1 रुपये में कितने आम बेचे ताकि 40% की हानि हो। भाई 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। भाई 5 की सामान को उसने कितने पे बेचा 3 पे बेचा। ठीक, यही होगा 5 की सामान को 3 पे बेचा तो जो इनकी खपत का रेशियो होता है उनके रुपए के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है यानी 30-50। 3 की वैल्यू हमको दे रखी है 30, तो हमको 5 की वैल्यू बताना है, ये इसका 10 गुना है तो इसका आ जाएगा 10 गुना यानी 50 चीज़ें बेचेगा तब उसे 40% की हानि होगी। अब चीज़ें जो होती हैं खपत जो होता है रुपए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, यही हो जाएगा 50। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि ए प्रिंसिपल ऑफ RS 16,000 इन इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 years, द पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%, देन व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 4 years। 16,000 रुपये का मूलधन 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर
20% है तो 4 वर्ष बाद राशि क्या होगी? 20% की रेट से 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 20 गुणे 4 यानी 80 रुपये, 80%। तो हमको 16,000 का क्या कहते हैं ब्याज निकालना है, तो 100 में 80 जोड़ देंगे यानी 180% निकालेंगे। 00 से 00 और 160 गुणे 180 करेंगे 28,800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि Z1 एंड Z2 टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 15 days। Z2 alone कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days। दे टू कार्यस 2000 टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ Z1? Z1 और Z2 मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Z2 अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने मिलकर काम पूरा करने के लिए 2,000 रुपये लिए। Z1 का हिस्सा क्या होगा? Z1 और Z2 मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? 15। और Z2 अकेले कितने दिनों में कर सकता है? 30। दोनों का एलसीएम 30, तो दोनों की एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 1। 2 की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी? 2,000। 1 की वैल्यू ये इसका कितना आ जाएगा? 2,000 यानी 1,000 गुना 1K गुना। तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो ये Z2 और यहाँ से Z1 Z2 की 2 रखे तो 1 आ जाएगा Z1 की बतानी, तो इसका भी 1K गुना निकालेंगे तो 1,000 आ जाएगा। ऑप्शन पी सी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 23 की पावर 32 डिवाइडेड बाई 529। 23 की पावर 32 को 529 से विभाजित करने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। भाई 23 की पावर हम 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 23 की पावर 32 को हम लिख सकते हैं 23 का स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा? 23 की पावर 30। गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, 529 से भाग करेंगे। 23 का स्क्वायर होता है 529 और 23 की पावर 30। ठीक, 529 से भाग करेंगे, ये कट जाएगा यानी यहाँ से 0 रिमाइंडर बचेगा, यानी ये भी पूरा कट जाएगा तो 0 रिमाइंडर बचेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका अंतिम क्वेश्चन आज का। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पे आप सबको। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, टेक केयर।